बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। तो आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है और चैप्टर इसका 6 है। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट किया हमने। फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3x माइनस 9y। तो अब हमने इसको फैक्टर्स में किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी एक नंबर के फर्दर मल्टीपल, मतलब कि फैक्टर्स ऐसी चीज़ होती है कि जो गिवन नंबर है वो किस किस चीज़ पे आता है, किस किस नंबर पे आता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको एज अ आंसर लिख लेना है इन सोल्यूशन में। अब आपने क्या करना है, जो आपको न्यूमेरिकल डाटा नजर आ रहा है आपने उनके मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है ना। मल्टीपल्स से मुराद के जो उसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे ना आपने वो लिखने हैं। जैसे 3 का कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं तो 3 एज इट इज, एक्स एज इट इज। माइनस 9 का हम करेंगे तो 9 का जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो आएगा 3, 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये दोनों जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं लिखूंगी 9 की जगह। जैसे 9 के जो दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3, 3 जा 9, ठीक है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, तो 3, 3 जा 9 और y। अब आपको दो टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है। शुरू में ही हमें पता है कि ये दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो अब आपने क्या करना है, जो टर्म्स है ना वो सेपरेट होती हैं प्लस और माइनस के साइन से, ठीक है। आपने ये पहचान रखनी है कि कौन सी टर्म्स किस तरीके से हैं। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दोनों में ना कुछ देखना है कि सेम है कि नहीं। लेट करें फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3 है और सेकंड टर्म में हमारे पास फिर से 3 है। मीन्स कि हमारे पास दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं दोनों टर्म्स में। अब आपने जब इनको कॉमन लिखना है, इनको जब बाहर निकालना है, फैक्टर्स हम बना रहे हैं ना, तो फैक्टर्स में ऑलमोस्ट ना मल्टीप्लिकेशन आती है। तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म हमने बनानी है, ब्रैकेट की फॉर्म बनानी है, ताकि हमारे फैक्टराइज जो है वो क्वेश्चन हो सके। अब हमने क्या किया, ये 3 3 बिल्कुल सेम हमें नजर आ रहा था, है ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स की ये वैल्यूज हैं। तो हम इनको जब बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे एक दफ़ा। ये आपने रूल याद रखना है, ठीक है। जब भी हम कॉमन निकालते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, जो दोनों टर्म्स में फर्स्ट करें यहाँ पे 10 टर्म्स भी होती और 10 टर्म्स में भी हमारे पास 3 सेम होता, तो हम जब उसको बाहर निकालते तो उसने आना एक दफ़ा ही है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अंदर लगाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास और कुछ कॉमन है। फर्स्ट टर्म में हमारे पास x है, लेकिन सेकंड टर्म में हमें कहीं भी x नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम सेकंड टर्म को देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 है ना, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 3 भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये 3 जो है ना, ये फर्स्ट 3 था, फर्स्ट 3 मैंने यहाँ लिख दिया। ये सेकंड 3 है जो कि फर्स्ट टर्म में नहीं है, ठीक है। लेट करें यहाँ पे भी एक और 3 होता तो ये सेकंड 3 जो है वो बाहर आ जाता मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास अब क्या बचा। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ जो है वो हम इसको अंदर किस तरीके से लिखेंगे। जब हमने ये बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास बचा x, सेंटर में माइनस बच गया, ये 3 चला गया बाहर एक दफ़ा और ये बाकी बचा 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको फिर से मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास क्या होगा, 3x एंड 3 3 9y, सेम वही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है इसलिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन हम इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं इजी वे में। पहले तो आपने इसको क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेना है। अब आपने देखना है यहाँ पे टू टर्म्स आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या चीज़ कॉमन है ये आपने देखना है और उसे बाहर निकालना है, ठीक है। एक जैसी है। तो सबसे पहले हमने x को देखा, x हमारे पास फर्स्ट टर्म में है। सेकंड टर्म में देखा तो सेकंड टर्म में भी x मौजूद है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई कि ये सेम है। अब y को देखते हैं। y हमारे पास फर्स्ट टर्म में है लेकिन सेकंड टर्म में नहीं है। z हमारे पास सेकंड टर्म में है लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है। x हमने जब बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखना है, जिससे मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि हम क्या करेंगे। जब हमारे पास कितनी भी टर्म्स हों उनमें सेम वैल्यू आ रही हो तो हमने उनको बाहर निकालना हो तो हमें एक दफ़ा बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसको काउंट एक दफ़ा करते हैं। बाकी हम अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ बची है। हमारे पास x बाहर चला गया फर्स्ट टर्म में से, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा y प्लस x बाहर चला गया और अंदर बचा z। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें 6ab माइनस 14ac है, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा देखेंगे और उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स जब हमारे पास आ जाते हैं तो हमें कुछ समझ आ रही होती है। इस तरह हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा कि 6 और 14 में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम है। तो हम क्या करते हैं, इनके ना प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एज अ सोल्यूशन लिख लेती हूँ। अब इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 6 के भी और 14 के भी। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 एंड 3, और 14 के देख लेते हैं।
2 7 14 एंड 7 1 7। ठीक है, तो मैं इनकी जगह, इन नंबर्स की जगह जो है वो इनके प्राइम फैक्टर्स लिख रही हूँ। 2 3 6, ए बी एज इट इज, माइनस 14 की जगह 2 7 14 एंड ए सी एज इट इज। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सारी टर्म में आपने डिफरेंस रखना है, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। नो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम एज अ टर्म नहीं समझते। जब हमारे पास कोई भी वैल्यूज हो, उनके दरमियान प्लस एंड माइनस का साइन हो, तो तब हम उनको टर्म्स की जो है वो टर्म्स की फॉर्म में समझते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या कॉमन है? फर्स्ट टर्म में 2 देख लेते हैं, सेकंड टर्म में 2 है। ठीक है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट और सेकंड दोनों में 2 हमारे पास मौजूद था, तो हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। अब देखते हैं कोई और चीज़ ऐसी है जो आपस में मैच हो रही है, जैसे 3 क्या फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। सेकंड देखते हैं, ए फर्स्ट में है सेकंड में है, यस, तो हम इसको भी जो है वो बाहर लिखेंगे लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, इससे ही आपका सारा काम होता है। बी देखते हैं, बी हमारे पास फर्स्ट टर्म में है लेकिन सेकंड टर्म में नहीं है, एंड सी हमारे पास सेकंड टर्म में है लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है, मींस कि ये आपस में मैच नहीं हो रहे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतने 2 एंड ए ही कॉमन निकालेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचा? अंदर अब जो हमारे पास मार्क की हुई वाली वैल्यूज हैं, जो हमने बाहर लिखी हैं, उनको छोड़ के बाकी जो वैल्यूज बचती हैं आपने वो लिखनी है। जैसे 3b माइनस 2 बाहर, 7 ए बाहर एंड सी। तो ये हमारे पास छोटा सा आंसर आ गया। जो हमारे पास 4 पार्ट है हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें ये गड़बड़ नजर आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई है। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू नहीं थी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं इनकी जो है इसको एज अ क्वेश्चन आंसर लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले जी हमने क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा का के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 का कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं, तो 3 एज इट इज। अब साथ साथ ना हम इनकी पावर को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो अब जैसे m की पावर 3 है, तो इसका मतलब है m कितनी दफ़ा आएगा? 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं मल्टीप्लाई का साइन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी लगाते तो इट्स ओके। अब मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, इस 3 को मैंने ओपन कर दिया, यानी कि m3 जो है वो 3 दफ़ा लिख दिया। माइनस 6 का अगर मैं लूँ तो हमें पता है कि 2 एंड 3 आ जाएगा, तो मैं 6 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख रही हूँ और m स्क्वायर की जगह 2m लिख रही हूँ, यानी कि 2m मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सारी हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गई और ये सारी सेकंड टर्म। अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये 3 और ये 3 आपस में क्या है? सेम है, इनको लिख लेते हैं। फिर m देखा, m फर्स्ट में है, यस, सेकंड में भी है, यस, तो ये एक m एक ही m, फर्स्ट m मैंने लिख दिया बाहर। अब यहाँ पे आपने समझना ये है कि इसको किस तरीके से हमने लेके चलना है। यहाँ पे तो बड़े ज्यादा m नजर आ रहे हैं, फर्स्ट में भी एंड सेकंड में भी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट m को देखना है, तो फर्स्ट m है, यस। फिर सेकंड m को देखा तो सेकंड m भी है, तो आपने फिर से एक और m लिखना है। ठीक है, इस तरीके से कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 m मैच है ना, तो आपने 4 की जगह क्या करना है, उसको रिवर्स करके उसको हाफ करके वहां पे इनकी वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा n। फर्स्ट टर्म में हमारे पास n है, तो सेकंड टर्म में भी हमारे पास n है, तो इसको n को एक दफा लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, p हमारे पास फर्स्ट टर्म में है लेकिन सेकंड टर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंदर जो वैल्यूज हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास मार्क किए हुए जो वैल्यूज हैं उनको हम स्किप करेंगे, बाकी वाली वैल्यू को हम ले लेंगे। जैसे कि m, ये एक m बचा हुआ था, एक m यहाँ लिखा, एंड एक p जो बचा था वो लिखा, -2, और बाकी कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 3, अब कितने m हमारे पास है? 2 m है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये मिलके क्या हो गए? 2n एंड m p -2 जो है वो इसका आंसर है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक और ट्रिक है कि अगर आप इसको स्प्लिट आउट नहीं करना चाहते, यानी कि आप इसको ओपन नहीं करना चाहते कि 3 3 हो 4 4 हो, नो, आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको देखते हुए भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपने इसको ओपन किया तो 2 3 3 बाहर आ गया, m3 एंड m2, छोटी हमारे पास पावर क्या है? m2 है, तो आप क्या करोगे, आप छोटी पावर ही बाहर निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन उसके के लिए एक ट्रिक ये होगी, जब आप छोटी पावर बाहर निकालोगे तो इसमें से भी तो आपने छोटी पावर बाहर निकाली ना, यानी कि m2 छोटी है उसको बाहर निकाला, तो इसमें से 3 में से 2 निकाला तो 1, तो अंदर बचा हमारे पास एक m। ये चीज़ आपने समझनी है, अगर आप इस तरीके से भी करो तो बेस्ट है।